गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू, और हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को चैप्टर का PDF दिया है, जिससे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। एंड देन यू हैव अ chapter based notes, especially one-liner notes, and I also gave you a question answer set, NCERT questions and some other questions. Okay, and 3 links of YouTube channel which is based on era of one party dominance. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए आप लोगों से, कुछ और टॉपिक पे, जैसे कि चैप्टर में जो चीज़ें हैं मैं खुद से आपसे बात करूं जब इस चैप्टर को लेकर, और आपके जो डाउट्स हैं, जैसे कि आप लोग फ़ोन करके पूछते भी हैं, अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ही एक्टिव हैं और वो किसी भी प्रॉब्लम को लेके जो है मुझे फ़ोन करते हैं और वो अपना क्वेश्चन करते हैं, उससे जवाब लेते हैं और सेटिस्फाई भी होते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग, मतलब जो अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो भी वीडियोस को पूरा देखें, चैप्टर्स रीड करें, क्वेश्चन आंसर्स नोट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो उस मैटर को लेकर आप वो मुझसे डिस्कस करें। यहाँ पे जो है काफ़ी बच्चों का फ़ोन रोज़ आता है और कुछ न कुछ वो बेचारे पूछते हैं, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि इस लॉकडाउन में बच्चों का मनोबल बना हुआ है और वो जो है अपनी स्टडी में अच्छे से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि लास्ट चैप्टर में हुआ था कि 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान बना था, और अब ये इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर है। देश बन जाने के बाद, नेशन बिल्डिंग हो जाने के बाद हमने देखा क्या क्या चैलेंजेस थे, तो अब उन सब चैलेंजेस से आगे बढ़ते हुए अब चीज़ें हो रही हैं, वर्क इज़ गोइंग ऑन। डेमोक्रेसी को स्थापित करना था, ये उस पहले चैप्टर में ये एक चैलेंज था। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी है, लेकिन डेमोक्रेसी चल कैसे रही है, वो हैं कौन लोग जो देश को आगे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। और हालांकि मैंने जो 3 वीडियोस लिंक दिए हैं आपको, वो पूरे चैप्टर को कवर किया है, बट मैं आपसे इस चैप्टर पे थोड़ा बात कर रहा हूँ, इसीलिए एक एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जैसे पहले चैप्टर की बात जो है कवर्ड इन द लास्ट चैप्टर, वाज accompanied by the challenge of insulting of democratic politics. Thus, electoral competition among political parties began immediately after independence. In this chapter, we look at the first decade of electoral politics in order to understand the establishment of a system of free and fair elections, the domination of the Congress party in the years immediately after independence, and the emergence of opposition parties and their policies. Students, आप बुक के फ्रंट पेज पे, मतलब पहले पेज पे
इस चैप्टर के पहले पेज पर आप एक कार्टून देख रहे होंगे जिसमें कि दो लोग हैं और पीछे के जो एक पर्सन है वो आगे वाले पर्सन को पकड़कर खींच रहे हैं। ये जो स्केच है वो स्केच है शंकर द्वारा बनाया गया है। फेमस आर्टिस्ट हैं ये स्केच बनाने के लिए। ऑन द कवर ऑफ हिज कलेक्शन डोंट स्पेयर मी शंकर। द ओरिजिनल स्केच वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज चाइना पॉलिसी, but this cartoon captures the dual role of the Congress during the era of one party dominance. जो सबसे पहला चैलेंज था वो बिल्डिंग डेमोक्रेसी, जैसा कि हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था पहले चैप्टर के थ्रू कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था। स्टार्ट तो हो चुका है। मैं आप लोगों को एक कोटेशन दे रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इन इंडिया हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country, but in politics hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship। ये स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरमियान बाबा साहब ने दी है 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949 को। और इलेवेंथ में जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश का संविधान कैसे बना, पूरा उसमें जो पॉलिटिक्स का एक पेपर था, कॉन्स्टिट्यूशन ही था पूरा वो। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कैसे बना, कैसे इसको जो है एक्सेप्ट किया गया और क्या क्या उसमें चेंजेस होते गए, और इन सब चीज़ों पे बहुत हम लोगों ने अच्छे से बात की थी। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर मतलब 12th में आप लोग जो है इस चैप्टर सेकेंड पार्ट बी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि हमारा देश जो कि एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ पे जो है चुनाव और डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इलेक्शंस होने लगे और इलेक्शन कमेटी चुनाव आयोग बनने लगे, और चुनाव आयोग के थ्रू ही देश में हर जगह चुनाव होने लगे, लोग चुने जाने लगे, जो कि लोकसभा उम्मीदवार और राज्यसभा उम्मीदवार संसद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर विधानसभा के अंदर विधायक जो कि जन प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने लगे। तो ये पूरा जो इलेक्शन का आप देख रहे हैं बुक के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो पूरा दौर बना था इलेक्शन आए कैसे हो गया, उसमें काफ़ी चेंजेस होने लगे हैं इलेक्शन को होने की प्रक्रिया में। क्योंकि बहुत पहले जो इलेक्शन होता था वो बैलेट पेपर के थ्रू, मीन्स पेपर एक रहता था, उस पर सभी पार्टियों और उम्मीदवारों के सिंबल्स के साथ उनके नाम लिखे रहते थे, और हम स्टैम्प के थ्रू स्टैम्प लगा के उसे एक बॉक्स के अंदर डालते थे। बाद में वही काउंटिंग होती थी। लेकिन जो तरीका मेथड चेंज हुआ और ईवीएम मशीनें आईं, और ईवीएम मशीनों के थ्रू एक बहुत ही बड़े देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। इसमें ये एक स्टूडेंट बहुत ही फैक्चुअल बात है यहाँ पे मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैंने पीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन देखा था। शुरू के 2 चुनाव के बाद तरीका बदल गया। अब जो है उम्मीदवार का जो है नाम, ईवीएम की ही बात हो रही है, मतपत्र उम्मीदवार के मतलब ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी स्टूडेंट्स, इसमें भी चेंजेस होते गए, थोड़ा सा तरीके बदलते गए, इसको और स्मार्ट बनाया गया। और चुनाव आयोग हमेशा अपनी इन सब चीज़ों पे
लगा रहता है। 1990 के डिकेड में चुनाव आयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू करता है और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। ये जो फैक्ट था तो ये 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा था। आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी बुक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का एक स्टिकर बना हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है। 1888 to 1958। इनका पूरा नाम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लाम के विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। विभाजन के विरोधी भी थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि जो शुरू के 3 चुनाव हुए थे जिसमें कि कांग्रेस का बहुत ही प्रभुत्व रहा था, मजबूत थी कांग्रेस पहले के शुरुआती के 3 चुनाव में। पहले आम चुनाव के नतीजे तो शायद ही किसी को अचंभित करें। आशा भी यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव को जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था, इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। हालांकि देश की आज़ादी में यह पार्टी के दौरान ही, देश की आज़ादी के दरमियान ये पार्टी बनी थी और इसका काफ़ी रोल रहा देश की आज़ादी में, जिसका कि इसे हमेशा से एक फ़ायदा मिलता रहा है। यह उन दिनों की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय राजनीति में सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम जीत मिली और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो जो जीत मिली इसमें जो है लोगों को बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इतनी बड़ी जीत इस पार्टी ने लोकसभा से पहले चुनाव में कुल 489 सीट में से 364 सीटें जीती थी और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने की बात है तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पे थी। उसे कुल 16 सीट हासिल हुई थी और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे जो कि स्टेट में होते हैं। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन जो कि आज का केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो ये चैप्टर का जो नाम है कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो कांग्रेस का जो दौर था, यहाँ पे जो एक दल की बात हुई है वो एक दल कोई और नहीं, कांग्रेस ही है। और उसका जो दौर था कि वो किसी भी पार्टी को आगे नहीं आने दे रही थी अपने काम के द्वारा और अपनी पहचान के द्वारा। उसकी लोकप्रियता कुछ हद तक थी कि आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव तो चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी यह चहुं ओर फैली हुई थी। तीन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक ऊपर आपकी चैप्टर्स में ही मैप दिया हुआ है चुनाव के, और ये ईयर वाइज कांग्रेस पार्टी का एक ग्राफ मैप है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है और वो चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी और ऐसे एकाध मामलों का अपवाद अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का जो ये आंकड़ा था, दायरा हमारे चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली का कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला।
मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। मतलब कि जो उनके एमपीज, टोटल नंबर ऑफ एमपीज थे, 74% उनके सांसद बने। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 चुनाव में देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई थी। दूसरे नंबर पर थी दोस्तों, और 3% सीट भी नहीं जीत पाई थी। पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक जो थ्योरी वाली जो बुक थी आप लोगों की, सेकंड वाली, उसमें था ना कि आखिर कैसे वो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करिए तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो चैप्टर था कि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले की जीत। हमारे देश के चुनाव में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा या जोड़े ज़्यादा वोट हासिल करे, दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को वोट जोड़ दें तो यह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन गैर कांग्रेस पार्टी विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों उम्मीदवारों में बढ़ गए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उससे ज़्यादा सीटें जीती। एक और टिकट स्टिकर आप लोग देख रहे होंगे। राजकुमारी अमृत कौर जी हैं, 1964। ये गांधीवादी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ था इनका, और विरासत में माता से ईसाई धर्म इनको मिला था। संविधान सभा की ये सदस्य थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पे भी ये रही थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो भी टिकट जैसे बने हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। आप इन्हें अच्छे से अपने कॉपी में लिख के नोट बना सकते हैं, एक अलग करेक्शन कर सकते हैं। दौर बढ़ता गया। 1957 से केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई। अगस्त 1959 में मंत्रालय जो थे बर्खास्त किए गए थे। त्रिवेंद्रम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था उस समय EMS नंबूद्रिपाद ने, जो कि केरल में बहुत ही बड़े कद के नेता बन चुके थे कम्युनिस्टों के। सोशलिस्ट पार्टी थी। आचार्य नरेंद्र देव जी 18 स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये स्टिकर में ये सब दिया हुआ है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। किसान आंदोलन में भी बहुत एक्टिव रहे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। सोशलिस्ट पार्टी जो थी स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। मतलब ये कांग्रेस की ही एक, कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो असंतोष था उसने एक नया रूप लिया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस, मतलब कि जो कांग्रेस मेन पार्टी में रहे कांग्रेस में रहे, जो दूसरी पार्टी में रहना चाहिए, दोनों, मतलब कोई एक आदमी दोनों पार्टियों में नहीं रह सकता। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल तो नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थक जो थे वो बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी के चुनाव में छिटपुट सफलता ही इनको मिलती थी। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए बाद में, और इसी प्रक्रिया में समाजवादी दल जो है, कई तरह के समाजवादी दल बने थे। सोशलिस्ट मतलब ये समाजवाद की ही बात हो रही है दोस्तों।
इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युतन पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र, राम मनोहर लोहिया, एम.एस. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी का अच्छा अस्तित्व है और ये वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में कांग्रेस जो पार्टी थी उसके नेचर की बात भी हो रही है, किस तरीके से वह पार्टी कैसे कैसे वर्क कर रही थी और विदेशों में जो पार्टियां काम कर रही थी अपने देश के लिए वो किस तरह से अपने देश में विकास देख रही थी, भारत में कैसे विकास हो रहा था। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा सिमिलर किया गया है, उनमें तुलना की गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्टेटमेंट हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, यहाँ पे उनका भी एक टिकट है 1891, 1957, 6। ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संपर्क में अगुआ थे, संघर्ष किया उन्होंने काफ़ी। विद्वान और बुद्धिजीवी थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी थे। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन की योजना भी इन्होंने बनाई थी। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ये वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा, 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में काम करती रही। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से जो कि देश की स्थिति को हमेशा सुधारने में ही लगी रही और उसी की पार्टी में विचारधारा की टकराव को लेके कुछ नई पार्टियां बनी, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। कुछ नई विचारधारा भी पैदा हुई देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिणाम स्वरूप वो विचारधारा भारत में पैदा हुई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसी में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ए.के. गोपालन, आप टिकट देख सकते हैं, इनका भी है 1904-1977। केरल की कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुआ। पार्टी की मजबूती के लिए कार्य सांसद के रूप में विशेष ख्याति उन्होंने हासिल की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उसमें ए.के. गोपालन थे ही, ऐसे डांगे थे, E.M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया के नाम भी लिए जा सकते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964। हाँ दोस्तों, मैं इस बात को आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो विचारधारा थी ये मूलतः सोवियत संघ और चाइना में पाई जाने वाली विचारधारा थी, जो कि सिर्फ वहीं पाई जाती थी, उसके अलावा पूरे विश्व में अब कहीं नहीं। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPIM नाम से अलग दल बनाया। दोनों दल आज तक कायम हैं। और हम लोग बात करेंगे उसी दौर की जिस दौर में एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम सिंहासन, मूवी का नाम सिंहासन था। मराठी फिल्म थी ये। अरुण साधु के 2 उपन्यास सिंहासन था मुंबई दिनांक पर बेस्ड थी। फिल्म महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली रस्साकसी, मतलब पॉलिटिकल फिल्म थी ये। एक पत्रकार को भी इसमें दिखाया गया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह चलती है कि वित्त मंत्री विश्वास राव दभाड़े सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को अभ्यस्त करने की तिकड़म में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों मजदूर नेता दी कोस्टा को अपनी तरफ करना चाहते हैं, मतलब
मजदूरों के नेता को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। गुटबंदी की इस लड़ाई में अन्य नेता दोनों धड़ों सौदेबाजी करने में लगे हैं। फिल्म में पद लोलुपता की इस लड़ाई के साथ मुंबई के तस्करी, कारोबार और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन बनते बिगड़ते सामाजिक हालात को भी खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म बनी थी 1981 में। इसके डायरेक्टर थे जब्बार पटेल, इसके स्टोरी राइटर थे विजय तेंदुलकर, एक्टर नीलू फुले, अरुण सरनायक एक्टर एक्ट्रेस थे, डॉक्टर श्री राम लागू, सतीश दुगानी, दत्ता भट्ट और भी अन्य सहयोगी कलाकार थे। ये वीडियो स्टूडेंट्स मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ और अपनी बातों को पूरा करने के लिए, इस विषय पे अपनी चर्चा पूरी करने के लिए मैं आप लोगों को इसके बाद दूसरा वीडियो भी डालूँगा, और जिसमें कि लगभग पूरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे।